हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु शर्मा आप सबके साथ आज इकोनॉमी की मैं इंट्रोडक्शन हमने कल देख ही लिया था। आज हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करना चाहेंगे। कल हमने जो देखा था उसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा था। कल हमने सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन, इकोनॉमी कैसे बना है, कौन से दो शब्द हैं ग्रीक शब्द कौन से दो ग्रीक शब्द जिनके द्वारा इकोनॉमी बना था, तो हमने ये देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था अर्थशास्त्र में की थीम क्या होती है, अर्थव्यवस्था होती है, और इसकी अर्थशास्त्र कहते किसको हैं। कुछ बुक्स के नाम भी हमने देखे थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वर्गीकरण है वो भी हमने देख लिया था। उसके साथ साथ हमने ये वेन डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश किया था, और जो बुक्स रही हैं लास्ट वीडियो में ये हमने यहाँ तक देख लिए थे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोल देते हैं। मुद्रास्फीति के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो जनरली मुद्रास्फीति होती क्या है। मुद्रास्फीति को हम महंगाई कह देते हैं, जबकि महंगाई मुद्रास्फीति का सिर्फ एक कारण मात्र है। ठीक है, क्या है, महंगाई, इसको हम बोल देते हैं महंगाई। महंगाई जबकि है क्या, इसका सिर्फ एक वास्तव में महंगाई मुद्रास्फीति का एक कारण मात्र है। वास्तव में महंगाई मुद्रास्फीति का एक कारण मात्र, कारक मात्र ले लेते हैं, कारक मात्र। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। जो इनकी प्राइस बढ़ रहे हैं उसकी दशा को मुद्रास्फीति कहते हैं। जिससे इससे क्या हो जाएगा, मुद्रा की क्रय क्षमता, बाइंग पावर ऑफ करेंसी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाना। अगर कोई हमसे कहे कि भाई मुद्रा की क्रय क्षमता की जो है वो क्रय क्षमता कम हो गई है, तो हम कहेंगे कि भाई सीधा सा मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ गया है। हम कहें कि कोई चीज़ पहले 100 रुपये की आती थी, ठीक है, अब हम उसको लेने गए 100 रुपये में, उसने बताया कि सर इसका कीमत क्या है कि 110 हो गया है, तो हम कहेंगे कि भाई महंगाई बढ़ रही है। लेकिन वो महंगाई नहीं होती, वो मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई इसको सीधे सीधे जनरल टर्म में हम बोल देते हैं। ठीक है, अगर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो हम मुद्रास्फीति ही बात करेंगे, इन्फ्लेशन का ही नाम लेंगे कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, उपभोग महंगा हो जाएगा, कंजप्शन जो है महंगा हो जाएगा। तो सेविंग ऑलरेडी क्या आ जाएंगी, सेविंग ऑलरेडी कम होती है, बचत स्वतः कम होती जाएगी। क्योंकि भाई पहले सपोज करो कि मेरी सैलरी 100 रुपये है, और 100 रुपये में मैं कुछ चीज़ें जो घर की थी खरीद के ले आ रहा था, लेकिन अब उस सब चीज़ों की कीमत बढ़ गया, मैं 100 रुपये की बजाय मुझको 110 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो मेरे लिए तो भाई सेविंग जो है वो ऑलरेडी कम होगी ना, पहले सेविंग कुछ नहीं बच रही थी, लेकिन इस बार तो मुझे लोन भी लेना पड़ रहा है ना। या दूसरे एक एग्जाम्पल से एक समझने की कोशिश करें कि सपोज करो मेरे पास 100 रुपये हैं, उन 100 रुपये में से मैंने 50 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे पास सेविंग जो बची अभी 50 रुपये है। लेकिन मुद्रास्फीति के कारण जो पहले जो चीज़ का मैं कंजप्शन कर रहा था वो 50 की बजाय 60 में हो गया, तो कंजप्शन 60 में हो गया मेरा, तो मेरे पास सेविंग कितना बची, 40 बची ना। तो ऑलरेडी सेविंग क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पहले सेविंग 50 रुपये बच रही थी, अब इस सेविंग मेरे पास 40 रुपये बच रही है। अगर सबसे छोटी मुद्रा की बात करें अभी भारतीय इकोनॉमी में, कि अभी भारत करेंसी में सबसे छोटी करेंसी कौन सी है, तो वो 50 पैसे की है।
लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि आप 50 पैसे को ऐसे नहीं करेंगे कि आपको 100 रुपये का पेमेंट करना था या 1000 रुपये का पेमेंट करना था, 50 पैसे के सिक्कों को ले जाके उड़ेल दिए दुकानदार के यहाँ पे कि लो साहब गिन लीजिए अपने और हमको ये सामान दे दीजिए, तो वो मना कर सकता है। लेकिन इसका पेमेंट 10 रुपये तक के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसको फोर्स नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं तो आप आरबीआई के पास जा सकते हैं और अपने पैसों को जमा करा सकते हैं। तो ये कितने मैक्सिमम कितने तक का पेमेंट के लिए है? 10 रुपये तक के। अगर आपके पास 10 रुपये तक का पेमेंट करना है तो आप 50 पैसे के सिक्के से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके एक नेट, हाँ चलो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। एक मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? वो निर्धन लोगों पे पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? जो निर्धन लोग होते हैं, निर्धन लोगों पर पड़ता है, क्योंकि इनके पास सरप्लस मतलब अधिशेष इनके पास सरप्लस नहीं होता है। तो ये क्या काम करते हैं? ये डेली लाते हैं और डेली कमाते हैं, डेली कमा के लाते हैं और उसको डेली कंज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे कि अब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो इनको ज़्यादा देना होगा, लेकिन वहीं और समाज के अमीर लोगों के पास क्या है? समाज के अमीर लोगों के पास क्या? इनके पास सरप्लस होता है। तो ये इस सरप्लस को क्या काम कर देते हैं? वो इसे एक किसी में इन्वेस्ट कर देंगे। सपोज करके उनके पास 100 रुपया अधिशेष था, तो उन्होंने 100 रुपये को किसी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी प्रॉपर्टीज में, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो भाई उस प्रॉपर्टी के प्राइस भी तो बढ़ेंगे। जो उस प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने 100 रुपये की ली थी, लेकिन उन्होंने देखा एक साल वो 110 की हो गई, लेकिन इन्फ्लेशन 6% की रेट से बढ़ी है। ठीक है, तो उनका तो 10% बढ़ गया ना, तो वो उसको वहाँ काउंटर कर लेते हैं। ठीक है, इससे वो क्या बना लेते हैं? इन्वेस्ट बनाते हैं, और इससे क्या बना लेते हैं? वो प्रॉफिट बना लेते हैं। प्रॉफिट बना लेंगे तो जो उनको इन्फ्लेशन के कारण पहले लॉस हो रहा था ना, उसको वो काउंटर कर लेता है। तो इसलिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव निर्धन लोगों पर पड़ता है, और जो अमीर लोग होते हैं वो उसको इन्वेस्टमेंट करके काउंटर करने की कोशिश करते हैं और उसको काउंटर कर भी ले जाते हैं। ठीक है, एक नोट करके लिखेंगे कि इन्फ्लेशन के कारण लोन देने वाले को लॉस होता है और लोन लेने वाले को प्रॉफिट होता है। इन्फ्लेशन के कारण लोन देने वाले को लॉस होगा, जबकि लोन लेने वाले को प्रॉफिट होता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके कहीं लोन ले लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन है, सपोज करो मैंने किसी को 2% की ब्याज पे उसको दिया पैसा, किसी को पैसा दिया मैंने, सपोज करो कि एक ए है, उस ए ने एक बी है, उस बी को 100 रुपये दिए 2% पे, तो उसका तो 102 हो रहा है। लेकिन मुद्रास्फीति की सपोज कर लेते कि 6% से जा रही है। अगर वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता तो उसको प्रॉफिट हो जाता। तो उसमें क्या करते, जिसने लोन लिया था 102 पे करना है उसको, तो उसने 100 रुपये जो थे वो एक प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिए। तो वो प्रॉपर्टीज में जब इन्वेस्टमेंट कर दिए तो उसका प्रॉपर्टी में जो टोटल वैल्यू निकल के आई वो 106 हो गया। तो 4 रुपये तो उसको प्रॉफिट हुआ ना, लेकिन उसको सामने वाले को 102 देने, वो 102 लौटा देगा उसको।
अब 4 रुपये बचे उसके पास, 4 रुपये अपने पास रख लेगा। तो इसके पीछे ये काम करता है। अब ऐसा नहीं कि आप लोन ले लें और उससे एक बाइक खरीद रहे हैं, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस इन्फ्लेशन आर मेनली 3 टाइप्स। कारण के आधार पर इन्फ्लेशन 3 प्रकार के होते हैं। कारण के आधार पर इन्फ्लेशन आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सेकंड इज कॉस्ट पुश, एंड थर्ड एंड लास्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, हम तीनों के बारे में बात करें। तीनों होती क्या है, ठीक है। पहला है मांग जनित, दूसरा है लागत, और तीसरा संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले की डिस्कस कर लेते हैं। कौन से? डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। यदि आय में बढ़ोतरी के कारण, जो एम्प्लॉयमेंट के अतिरिक्त अवसरों के कारण, बैंकों से आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति के कारण, तथा या सरकार के सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह या तरलता बढ़ जाए, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाए, और उपभोक्ता के पास अधिशेष धनराशि बचती रहे, तो इससे अधिशेष धनराशि जो बच रही है उससे अधिक से अधिक वो उपभोग करने के उद्देश्य से करता है, उससे मांग बढ़ती है। सपोज कि मेरे पास लोन आसानी से बैंक दे रही है, बहुत नॉमिनल ब्याज पे दे रही है, तो मैं क्या काम करूंगा, मेरे पास अधिशेष बच रहा है, तो जब मेरे जेब में पैसा होगा मैं तभी इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। उसके साथ साथ क्या कि यदि बढ़ी हुई मांग बढ़ गई, जो डिमांड बढ़ गई, यदि उसकी सही मात्रा में आपूर्ति ना की जाए, तो क्या होगा, मांग जनित तो मूल्य में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे मांग जनित मुद्रास्फीति कह सकते हैं। अन्य शब्दों में अगर इसकी कहें ना, तो टोटल डिमांड क्या होगी, इसमें लिख देते हैं, टोटल डिमांड ज्यादा हो जाएगी किससे? टोटल सप्लाई से। आपको सिर्फ ये याद रखना कि टोटल डिमांड ज़्यादा हो रही है सप्लाई से। डिमांड मार्केट में बनी हुई है। डिमांड मार्केट में क्यों बनी हुई है? क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है, बैंक आसानी से ब्याज दर दे रहे हैं, रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं लोगों को, ठीक है। हाई डिमांड, इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। हाई डिमांड है जिसके ज़्यादा क्या है, इसके लो सप्लाई है, लो सप्लाई होने के कारण प्राइस राइज करेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, पावर ऑफ करेंसी। इससे क्या हो जाएगा, इससे इन्फ्लेशन को जन्म मिल जाएगा, ठीक है। ये इन्फ्लेशन कौन सी होगी, ये डिमांड पुल होगी।
भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में रोजगार के अवसर निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। लोग निरंतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और ऐसे में मांग जनित मुद्रास्फीति का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सरकार द्वारा प्रायोजित वेलफेयर स्कीम्स भी मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि हर एक अर्थव्यवस्था में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को जन्म देकर बेरोजगारी की दर को कम किया जाता है, परंतु बेरोजगार की दर को इस प्रकार से कम किया जाता है कि जिससे मुद्रास्फीति क्या हो जाए, नियंत्रण से बाहर ना चली जाए। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेहरू। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, नेहरू बोलते हैं। ऐसी समस्या के बचने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाता है कि रोजगार के अवसर उत्पादक क्षेत्रों में उत्पन्न किए जाएं, जहां से मांग में बढ़ोतरी के साथ साथ आपूर्ति में भी बढ़ोतरी होती रहे। मांग जनित मुद्रास्फीति जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आर्थिक समृद्धि से संबंधित होती है। मतलब अर्थात कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है पीछे से उत्पादन प्रोडक्शन भी बढ़ता है। यदि मांग जनित मुद्रास्फीति व डिमांड पुल इन्फ्लेशन नियंत्रण में हो तब ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे बोला जाता है कि जब मांग जनरेट हो रही है इकोनॉमी में तो इकोनॉमी का साइज भी बढ़ रहा है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्शन होगा। भाई मार्केट में डिमांड अभी सपोज करते हैं कि स्प्लेंडर बाइक की है तो स्प्लेंडर इसलिए तो बनाई जा रही है ना खूब, इसलिए तो मार्केट में दिखती है ना, क्योंकि इसकी डिमांड अभी है। सपोज करो कि स्प्लेंडर की डिमांड अगर खत्म कर दी जाए तो वो नहीं बनेगी। जैसे कि आपको पता हो फ्रीडम एलएमएल बाइक आती थी, वो स्टार्टिंग में उसकी डिमांड थी तो इसलिए प्रोडक्शन में थी, अब उसकी डिमांड नहीं है तो वो मार्केट में बनाती भी नहीं है, फ्रीडम एलएमएल मार्केट से बाहर होगी। ऐसे ही जैसे कि एम्बेसडर कार की बात ले लेते हैं, क्योंकि एम्बेसडर कार की एक जमाने में इतना दबदबा था मार्केट में कि उसको कोई भी काउंटर नहीं कर सकते थे। उसकी बॉडी के कारण उसकी डिमांड थी, एक लग्जरी कार में वो आती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाई तो मार्केट से बाहर हो गए। तो जब मार्केट में उनकी डिमांड ही नहीं है तो तभी तो मार्केट से बाहर हो गए ना, क्योंकि वो समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होते क्या है? यह है जो ना डायरेक्टली मांग से संबंधित नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्टली मांग से संबंधित ही होता ही है। मतलब यदि उत्पादन की क्रिया में, एक प्रोडक्शन करने में यदि कॉस्ट में बढ़ोतरी हो जाए, मतलब कि यदि कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल जो मिल रहा है या अन्य प्रकार के उत्पादन हैं जिनमें अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु प्रदान की गई तो जब उनमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी तो उसका प्राइस भी खुद ही रहेगा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल रहे कि यदि एक इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे माल की महंगा हो जाए, कच्चा माल महंगा हो जाएगा तो डीजल स्वतः महंगा हो जाएगा, क्योंकि डीजल जो है हर एक आर्थिक क्रिया में लगभग प्रयोग किया जाता है। तो डीजल से चलने वाले जनरेटर्स से मिलने वाली सुविधाएं या कोई भी मशीन है जो कि या कोई बस है जो डीजल महंगा होने से हमको सेवाएं प्रदान से महंगी सेवा प्रदान करेगी, तो इससे क्या हो जाएगा, लागत जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। हम कहेंगे कि भाई ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, डिमांड तो है वो तो बात ठीक है, उसका डायरेक्टली एंड डायरेक्टली लिंक रहता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि जो हमारी लागत लग रही है किसी चीज को बनाने में वही बढ़ जा रही है। ठीक है, इसको हम जो आयातित मूल्यों के कारण जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट प्रोडक्ट हैं, उनके कारण जो एक किसी चीज की वैल्यूज में बढ़ोतरी होती है, उसके मूल्य में बढ़ोतरी होती है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो साइड में लिख देता हूँ। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं कौन से, इम्पोर्ट उत्पादों द्वारा इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। भाई कॉस्ट इंक्रीज हुई है, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। रंग बिरंगा लिखने में मजा ही अलग आता है। कॉस्ट कुछ, कॉस्ट इंक्रीज हो गया। लो प्रोडक्शन हो गया। अगर आपको जो मैं फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ ना, इसी को समझ लिया ना, जो मैंने डिमांडेबल इन्फ्लेशन का बताया था या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बता रहा हूँ, या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का जो मैं बताऊंगा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली अगर पूछ लिए जाएंगे तो फिर सभी सिलेक्शन ले लेंगे, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा के। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो जितना कितना ही घुमा दे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज हुई, लो प्रोडक्शन हुआ, लो सप्लाई हुई। लो सप्लाई के कारण क्या हो गया, हाई डिमांड हो गई भाई। हाई डिमांड होगी, हाई डिमांड के कारण क्या होगी, प्राइस बढ़े, प्राइस में राइज हुआ। इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग पावर ऑफ, डिक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। इससे क्या जनरेट हो जाएगी, इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन कौन सी होगी, कॉस्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बचा है हमारा वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बचा है, तो उसको भी कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। यह भी मतलब किसी इकोनॉमी में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर्याप्त भी हो, मांग भी सामान्य रहे, और तब भी भंडारण की सुविधा की कमी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा की कमी के कारण मूल्यों में बढ़ोतरी स्वतः हो जाती है। ठीक है, इसको लिखता हूं अभी। यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी क्या है, पर्याप्त हो अर्थव्यवस्था में, और मांग भी रहे, लेकिन लेकिन क्या रहे, परिवहन सुविधा ना रहे, परिवहन सुविधा की कमी रहे, भंडारण सुविधा की कमी रहे, जमाखोरी मतलब कि होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग हो जाए,
काला बाजारी या कार्टेलेशन हो जाए, मतलब व्यवसायिक समूह बना ले। अभी इसको मैं समझा दूंगा, अभी आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अभी जस्ट मैं इसको लिख दूं पहले, फिर मैं आपको समझा ही दूंगा अभी इसको। इत्यादि के जो कारण होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोल देते हैं। भाई संरचनात्मक मुद्रास्फीति जमाखोरी, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग और कार्टिलेशन व्यवसायिक समूहकरण इत्यादि के कारण हो जाते हैं। होर्डिंग की अगर बात करें तो होर्डिंग वह है जिसमें कि एक बिचौलिया या व्यापारी किसी वस्तु को उत्पादक से अतिरिक्त मात्रा में खरीद के अपने पास रख लेते हैं और बाजार में पहुंचने नहीं देते हैं। और दूसरा क्या, ब्लैक मार्केटिंग उसको कहते हैं कि इसमें वस्तु या जो उत्पाद था ना वो गलत जगह या गलत तरीके से बेच दिया जाता है। जैसे कि हम जो पता है कि जो राशन होता है पीडीएस होता है उसको खुले में खाद्यान्न को बेच दिया जाता है। और जो व्यवसायिक कार्टेलेशन होता है उसमें यह है कि एक उसमें उत्पादक जो है प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करके आपसी सहमति से अपने उत्पाद का मूल्य बढ़ा देते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये सपोज करो एक पेन है मॉन्टेक्स का, अब मॉन्टेक्स के बेचने वाले सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं, तो वो क्या काम करेंगे, डिमांड मॉन्टेक्स की है तो वो क्या काम करेंगे, वो बताएंगे कि लागत उनकी चाहे 2 ही रुपये आ रही हो, लेकिन और उनको अभी अभी तक जो बेच रहे थे वो 4 रुपये में बेच रहे थे, तो लेकिन वो एक क्या बना लेंगे, कार्टेलेशन बना लेंगे कि हम इनको बना बना के अपने पास रखते हैं, मार्केट में नहीं देते हैं। तो इससे क्या होगी, इससे प्राइस रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि मॉन्टेक्स की डिमांड है। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और परिवहन सुविधा की बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि एमपी वगैरह में क्या हो जाता है, टमाटर 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो में बिकता है, तो किसान उसको क्या कर देते हैं, किसान मार्केट में लाने के बजाय उसको सड़कों पर फैला देते हैं, पशुओं को खिला देते हैं, क्योंकि भाई उनकी जो इन इनपुट कॉस्ट थी ना, इनपुट कॉस्ट ही नहीं निकल रही है, तो इसके कारण भी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बढ़ती है। वहीं अगर दिल्ली जैसी सिटी में या जो और मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें देखें तो टमाटर 40 रुपये 50 रुपये किलो से नीचे नहीं आता है, और कभी कभी तो टमाटर्स पे मीम्स भी बनने लगते हैं, बहुत महंगा हो जाता है टमाटर प्याज दोनों के साथ, यही है। यही भंडारण सुविधा में, क्योंकि किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी है, इतने कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और दूसरे हैं तो उनका किराया कौन पे करेगा, तो इन सब के कारण एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन देखी जा सकती है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के तीनों ही रूप दिखने को मिलते हैं, मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी दिखती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी दिखती है, और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी दिखती है। चूंकि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसलिए यहाँ रोजगार के अवसर जो कंटिन्यू उत्पन्न होते रहते हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं और जो वेलफेयर स्कीम है के कारण भी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी हर समय सामान्य से अधिक बनी रहती है। साथ ही काले धन का प्रभाव भी, ब्लैक मनी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित, ऐसे में क्या हो जाता है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो तो निरंतर उपस्थित रहती है, और कई संसाधनों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है अभी। अतः क्या हो जाता है, जो रॉ मटेरियल की आपूर्ति है उसके उद्देश्य से आयात पर हमारी डिपेंडेंसी बनी रहती है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही इन संसाधनों का मूल्य बढ़ता है तो हमारी जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ जाती है। भंडारण की सुविधा के कारण और परिवहन में सुविधा के दुरुस्त न होने के कारण और जमाखोरी, कालाबाजारी, कार्टिलेशंस के कारण संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी उत्पन्न रहती है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कई बार पूछा जा चुका है कि भाई जब इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी। हमने अब तक ये तो पढ़ लिया कि इन्फ्लेशन है, भाई इन्फ्लेशन है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन है तो उसके कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, इन्फ्लेशन
रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? आरबीआई की रहती है। आरबीआई क्या बनाती है? इसको देख के एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। इसको हम जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो तब एक अच्छे से डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा डिस्कस करती है। परंतु आरबीआई केवल, इसके साथ एक और समस्या, परंतु आरबीआई केवल डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, जबकि सरकार सब्सिडीज के माध्यम से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। आरबीआई, इसको लिख लेते हैं पैरा को। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, जबकि सरकार सब्सिडी परिधान के माध्यम से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो आरबीआई की भूमिका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में नहीं रह जाती है। संरचनात्मक समस्याएं जो है ना, वो भी आरबीआई के नियंत्रण से बाहर होती है, तो इसमें भी सरकार की भूमिका ही रह जाती है। तो अतः यह कहा जा सकता है कि निष्कर्ष के तौर पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आरबीआई और सरकार, मतलब आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करें तो कर सकते हैं। दोनों का सम्मिलित प्रयास होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बना के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगा हुआ, तो आरबीआई के अकेले की बस की भी नहीं है, क्योंकि आरबीआई जो डिमांड बढ़ रही है उसी को तो कंट्रोल कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जो लिक्विडिटी है सरप्लस, उसी को तो कर सकता है, लेकिन जो सब्सिडीज के द्वारा है या जो एक परिधान है, उन परिधानों के द्वारा जो कॉस्ट बढ़ी है, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, उसको तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है ना। और दूसरा, जो सरकार का, आरबीआई का ये काम नहीं है कि वो शीतगृह मतलब कि कोल्ड स्टोरेज बनाए, या आरबीआई का ये भी काम नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन चलाए, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करे, ये तो काम गवर्नमेंट का ही है ना। तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों सम्मिलित रूप से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि मतलब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द रेट। The inflation are the four types on the based on the rate। दर के आधार पर मुद्रास्फीति 4 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट, दर के आधार पर कितने तरह की होती है? ये 4 तरह की होती है। नंबर 1, क्रीपिंग। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब कि रेंगती हुई। अगर इसके हिंदी में देखें तो ये इसको लिखा रेंगती हुई, रेंगती हुई। जब मुद्रास्फीति की दर 3% तक रहे, कब तक कितनी रहे? 3% तक रहे, तो ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। सामान्यतः जो विकसित अर्थव्यवस्था, जो डेवलप्ड कंट्री इकोनॉमी है, वहाँ यह इन्फ्लेशन का प्रारूप देखा जाता रहा है, और यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। ठीक है, अच्छा संकेत है, जिसके यह प्रदर्शित करता रहता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड कायम है और कंजप्शन निरंतर हो रहा है, उपभोग निरंतर हो रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ चल रही है, मतलब उसका साइज बढ़ रहा है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि भाई मांग बनी हुई है, अभी डिमांड है, डिमांड के बाद सप्लाई भी है,
उपभोग भी हो रहा, कंजप्शन भी हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा है। और सेकंड की बात अगर हम करें, सेकंड है वॉकिंग एंड टॉकिंग। इसको बोलते हैं चलती हुई। अभी तक रेंग रही थी, अब चल रही है। तो भाई जब रैंक 3 पर रही थी तो चलेगी तो 3 से ज़्यादा। तो इसमें इन्फ्लेशन रेट कितनी रहती है, 3 से लेके और 10% तक रहती है। यह भी चलती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। अगर किसी भी इन्फ्लेशन में, सॉरी, किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन रेट 3 से 10% के बीच में, तो हम बोलेंगे कि भाई चलती हुई मुद्रास्फीति अभी बनी हुई है। विकासशील अर्थव्यवस्था में यह एक जनरल कंडीशन में सामान्य स्थिति है। वहाँ मांग जनित संरचनात्मक समस्याओं और लागत जनित मुद्रास्फीति तीनों का ही प्रभाव दिखता है। यह इस बात का संकेत है कि अब मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जाना चाहिए। ये भारत के लिए भी, भारत इसी के अंतर्गत हम भारत को देखते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है यह रन अवे। जब कोई पहले रह रही थी और दोबारा चल रही है तो अब क्या करेगी, अब भागेगी, रन अवे इन्फ्लेशन। भागती थी। तो जब 3 से और 10% के बीच में चल रही थी तो 10 से ऊपर ही भागेगी ना। तो 10 से 30% तक अगर इन्फ्लेशन रेट रहे तो हम कहेंगे कि ये भारतीय मुद्रास्फीति अभी इकोनॉमी में बनी हुई है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति अब नियंत्रण से बाहर रही है अतः इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर यहाँ की बात करती अर्थव्यवस्था के लिए क्या था, अच्छा संकेत था कि भाई डिमांड बनी हुई है और कंजप्शन भी हो रहा है, ये भी एक अच्छा संकेत था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें ये पता हुई थी कि भाई इसको कंट्रोल किया जाना जरूरी हो चुका है। लेकिन ये एक अच्छा संकेत, ये अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। और इसमें बताएंगे कि मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो गई है और उसको कंट्रोल किया जाना जरूरी हो गया है और उसको कंट्रोल किया जाए, वरना ये अर्थव्यवस्था की पुंगी बजा देगी। चौथे की बात करते हैं एंड लास्ट की, हाइपर इन्फ्लेशन या गैलोपिंग। आपको ये दोनों टर्म देखने को मिल सकते हैं, गैलोपिंग और हाइपर। इसको बोलते हैं चरम। चरम मुद्रास्फीति। इसमें क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन रेट पूर्णतः बाहर चली जाएगी, इसे चरम मुद्रास्फीति कहेंगे। और यह मुद्रास्फीति के तीनों ही कारक अपने चरम पे होते हैं। तीनों कारक कौन से भाई, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल और स्ट्रक्चरल। यह अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत बुरा संकेत है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत बुरा संकेत है। चलो तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। कल जो हम बात करेंगे, जो इसकी संबंधित इन्फ्लेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं रही हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी रही हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि डिफ्लेमेशन के बारे में बात करेंगे, डिसइन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करेंगे, इन्फ्लेशन टैक्स के बारे में बात करेंगे, स्टैग्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। ये हम कल करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक तो ठीक है, बाय। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं, pinakgs97@gmail.com।
आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं पिनाक जीएस के नाम से। यहाँ आपको डेली आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे, जो आपकी इन्फॉर्मेशन रहेंगे, जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय।